गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है 9th क्लास भूगोल, लेसन नंबर 3 अफवाह। तो आज हम लेसन 3 पढ़ेंगे। इसकी 2-3 वीडियो बनेंगी पढ़ने की, और बाद में इसके आपको क्वेश्चन की ओनली PDF ही भेजी जाएगी। अगर किसी के पास हेल्प बुक है तो अपने क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो ये PDF देख के आप अपना क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अतः इनका विकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आती है हिमालय की नदियाँ और नंबर 2 पे आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के मुख्य 2 भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासीय नदियाँ होती है। इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गांवों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों ध्रुवपर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का सहवन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियाँ का निर्माण करती है। जैसा कि आकृति के अंदर दिखाया गया है, ऊपर देखेंगे हम तो नदी का स्रोत आता है, ऊपरी भाग आ जाता है, बीच में मध्य भाग आ जाता है, गोखुर झील भी दिखाई गई है और इधर विसर्प भी दिखाए गए हैं और नीचे डेल्टा का निर्माण किया गया है। चित्र नंबर 3.3 में दिखाया गया है। जैसे अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। आगे आता है हिमालय की नदियाँ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियों में आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। आगे आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नूबरा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा
झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के नज़दीक सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से भी अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। आगे आता है गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी मुख्य भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा यह गंगा के दाहिने किनारे से समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय से निकलती है तथा इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ से गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा से पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य दक्षिण धारा की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं अम्बाला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच का विभाजक परिचित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में हम प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर की है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। आगे आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों की काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका विस्तार अधिक भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बड़वा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसी मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज हम इसे इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।